वेलकम टू जीके जीएस विथ मनीष सर। साथियों, ये हमारा एसएससी एमटीएस प्रैक्टिस सेट 4 है और साथियों आपके एमटीएस एग्जाम में जो भी आने वाले महत्वपूर्ण एक्सपेक्टेड प्रश्न होंगे वो सारे हम इस वीडियो में डिस्कस करेंगे साथियों। तो आइए शुरू करते हैं साथियों। पहला प्रश्न है, भारत के संविधान में निम्नलिखित में से क्या कथित है? तो पहला साथियों क्या है कि राष्ट्रपति संसद के किसी भी सदन का सदस्य नहीं होगा। दूसरा साथियों क्या है कि संसद राष्ट्रपति और दोनों सदनों से मिलकर बनेगा साथियों। तो इसका आंसर साथियों होगा एक और बी दोनों सत्य है साथियों। अब साथियों देखते हैं कैसे क्या होगा साथियों। तो देखो कथन एक सही है, इसका उल्लेख साथियों अनुच्छेद 59 में किया गया है और अनुच्छेद 79 के अनुसार संघ के लिए एक सदन होगी जो राष्ट्रपति तथा दोनों सदनों से मिलकर बनेगी। अतः कथन दो भी सही है साथियों। अब अगला प्रश्न है आपका, मूत्र का रंग पीला किस कारण से होता है? तो मूत्र का रंग साथियों पीला होता है यूरिक्रोम के कारण। किस कारण से होता है? तो यूरिक्रोम के कारण होता है, अर्थात दो का आंसर साथियों सी होगा। अब देखो साथियों, मूत्र का रंग आमतौर पर हल्के पीले रंग का होता है। यह रंग मुख्य रूप से वर्णक यूरिक्रोम के कारण होता है जिसे यूरोब्लिन भी कहा जाता है। अब अगला प्रश्न है आपका, ईस्ट इंडिया कंपनी के कर्मचारियों को निजी व्यापार और भारतीय लोगों से उपहार और रिश्वत लेना किस अधिनियम के द्वारा प्रतिबंधित कर दिया गया? तो साथियों 1773 के रेगुलेटिंग एक्ट के तहत ईस्ट इंडिया कंपनी को भारतीय लोगों से उपहार और रिश्वत लेना प्रतिबंधित कर दिया साथियों। अब तीनों ऑप्शन को भी साथियों हम देखेंगे कि यहाँ से क्या क्या प्रश्न बनते हैं। तो देखो साथियों 1773 का रेगुलेटिंग एक्ट के तहत कंपनी के कर्मचारियों को निजी व्यापार और रिश्वत लेना प्रतिबंधित कर दिया गया था और 1773 के रेगुलेटिंग एक्ट के तहत बंगाल के गवर्नर को बंगाल का गवर्नर जनरल नियुक्त किया गया था। साथियों कोलकाता उच्च न्यायालय की स्थापना कब हुई थी? 1774 में हुई थी और जिसके मुख्य न्यायाधीश कौन बने थे? सर एलिजा इम्पे बने थे। तो एग्जाम में साथियों कई बार पूछा गया है कि कोलकाता उच्च न्यायालय की स्थापना किस एक्ट के द्वारा किया गया था? तो 1773 के रेगुलेटिंग एक्ट के तहत 1774 में किया गया साथियों और इसके मुख्य न्यायाधीश कौन थे? तो सर एलिजा इम्पे थे। अब अगला प्रश्न है आपका, किस एक्ट को मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड सुधार के नाम से जानते हैं? तो साथियों भारत शासन अधिनियम 1919 के एक्ट को मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड सुधार के नाम से जानते हैं। अब देखो साथियों भारत शासन अधिनियम 1919 को मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड सुधार के नाम से जानते हैं क्योंकि मॉन्टेग्यू इस समय भारत के राज्य सचिव और चेम्सफोर्ड इस समय भारत के वाइसराय थे साथियों। अब देखो साथियों भारत शासन अधिनियम 1909 को मार्ले मिंटो सुधार के नाम से जानते हैं क्योंकि मार्ले इस समय भारत के सचिव के रूप में तथा मिंटो इस समय भारत के वाइसराय के रूप में कार्य कर रहे थे साथियों। तो साथियों अगर मैं आपसे पूछूं कि किस अधिनियम को हम लोग जानते हैं मार्ले मिंटो सुधार के नाम से, तो भारत शासन अधिनियम 1909 को। साथियों भारत शासन अधिनियम 1935 को मिनी संविधान ऑफ इंडिया के नाम से जानते हैं। तो मिनी संविधान ऑफ इंडिया के नाम से किसे जानते हैं? तो साथियों भारत शासन अधिनियम 1935 को जानते हैं। भारत शासन अधिनियम 1958 द्वारा गवर्नर जनरल के पद को समाप्त कर दिया गया और वाइसराय कर दिया गया था। तो अगर मैं आपसे पूछूं साथियों कि किस एक्ट के द्वारा गवर्नर जनरल के पद को समाप्त कर वाइसराय कर दिया गया, तो भारत शासन अधिनियम 1958 के द्वारा। और साथियों भारत के अंतिम गवर्नर जनरल एवं प्रथम वाइसराय कौन बने थे? तो लॉर्ड कैनिंग बने थे। भारत के अंतिम वाइसराय कौन थे? लॉर्ड माउंटबेटन थे भारत के अंतिम वाइसराय। और स्वतंत्र भारत के प्रथम गवर्नर जनरल कौन बने थे? तो लॉर्ड माउंटबेटन साथियों। और स्वतंत्र भारत के प्रथम भारतीय गवर्नर जनरल कौन बने थे? तो सिराज गोपालाचारी अर्थात चक्रवर्ती रुद्रराज गोपालाचारी स्वतंत्र भारत के प्रथम भारतीय गवर्नर जनरल बने थे। अब अगला प्रश्न है आपका, स्वतंत्र भारत का पहला मंत्रिमंडल जिसकी स्थापना 1947 में हुई थी, इस मंत्रिमंडल के प्रथम प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू और गृह मंत्री सरदार वल्लभ भाई पटेल थे। तो बताएं कि साथियों शिक्षा मंत्री कौन थे? तो शिक्षा मंत्री कौन थे साथियों प्रथम मंत्रिमंडल के? तो मौलाना अब्दुल कलाम आज़ाद साथियों। तो भारत के प्रथम शिक्षा मंत्री कौन थे? मौलाना अब्दुल कलाम आज़ाद साथियों देखो डॉक्टर राजेंद्र सिंह साथियों किस पोस्ट पे थे? तो ये राष्ट्रपति बने थे साथियों। और सनमुखम सेट्टी किस पोस्ट पे थे? तो इसका जवाब देना है कमेंट बॉक्स में आपको कि सनमुखम सेट्टी किस पोस्ट पे थी। सरदार बलदेव सिंह भारत के प्रथम रक्षा मंत्री बने थे साथियों। अब साथियों देखो
तो मौलाना अबुल कलाम आज़ाद स्वतंत्र भारत के प्रथम शिक्षा मंत्री बने थे। और स्वतंत्र भारत के प्रथम खाद्य एवं कृषि मंत्री कौन थे? तो डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद थे, जो राष्ट्रपति भी भारत के बने प्रथम। और साथ ही स्वतंत्र भारत के प्रथम वित्त मंत्री कौन थे? तो R.K. शनमुखम शेट्टी स्वतंत्र भारत के प्रथम वित्त मंत्री थे। और स्वतंत्र भारत के प्रथम रक्षा मंत्री कौन थे? तो सरदार बलदेव सिंह थे। कौन थे? सरदार बलदेव सिंह। अगला प्रश्न है आपका, भारत के संविधान सभा के गठन का विचार सर्वप्रथम किस वर्ष दिया गया साथियों? तो भारत में संविधान सभा के गठन का विचार 1934 में दिया गया था। कब दिया गया? 1934 में। साथियों देखो, भारत के संविधान सभा के गठन का विचार सर्वप्रथम 1934 में वामपंथी नेता M.N. राय के द्वारा दिया गया था। और साथियों देखो, वर्ष 1935 में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस द्वारा संविधान सभा के निर्माण की आधिकारिक मांग की गई थी। मांग के बाद साथियों 1938 में पंडित जवाहरलाल नेहरू ने संविधान निर्माण हेतु वयस्क मताधिकार की बात कही थी। तो साथियों एग्जाम में कई बार पूछा गया है कि किसके द्वारा साथियों, किस पार्टी के द्वारा संविधान सभा के निर्माण की आधिकारिक मांग की गई थी? तो भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस पार्टी के द्वारा। कब की गई थी? 1935 में की गई थी। और साथियों अगर पूछा जाए कि संविधान सभा के मांग के लिए वयस्क मताधिकार की बात किसने कही थी? तो पंडित जवाहरलाल नेहरू ने कही थी। कब कही थी? तो 1938 में कही थी साथियों। और साथियों एक ऑप्शन था 1936। तो 1936 में साथियों क्या होता है? तो ऑल इंडिया रेडियो प्रोग्राम की शुरुआत होती है 1936 में। नेहरू के इस मांग को ब्रिटिश सरकार ने मान लिया था और इस प्रस्ताव को 1940 में अगस्त प्रस्ताव के रूप में पेश किया साथियों। किस रूप में पेश किया? तो अगस्त प्रस्ताव के रूप में। साथियों एक बार फिर से देखते हैं। तो देखो, मैंने क्या बोला कि वर्ष 1935 में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के द्वारा संविधान सभा के निर्माण की आधिकारिक मांग की गई। और मांग के बाद 1938 में पंडित जवाहरलाल नेहरू ने संविधान निर्माण हेतु वयस्क मताधिकार की बात कही थी। और इस बात को कब मान लिया गया? तो देखो, नेहरू के इस मांग को ब्रिटिश सरकार ने मान लिया और इस प्रस्ताव को 1940 में अगस्त प्रस्ताव के रूप में पेश किया था साथियों। अब अगला प्रश्न है आपका, क्रिप्स मिशन भारत कब आया था साथियों? तो क्रिप्स मिशन भारत आया था 1942 में। अब देखो साथियों, अब यहां से क्या क्या प्रश्न बनते हैं? तो देखो, ब्रिटिश सरकार के द्वारा 1942 में क्रिप्स मिशन सर स्टेफर्ड क्रिप्स के नेतृत्व में संविधान निर्माण हेतु भेजा गया था, परंतु मुस्लिम लीग ने इसे अस्वीकार कर लिया था। क्यों साथियों? क्योंकि साथियों वह 2 अधिराज्य की मांग कर रहा था, भारत और पाकिस्तान की, और इसीलिए साथियों क्रिप्स मिशन वापस चला गया था। देखो 1946 में क्या आया? तो 1946 में साथियों कैबिनेट मिशन आया था। कौन आया था? कैबिनेट मिशन 1946 में आया। और 1938 में क्या हुआ? तो पंडित जवाहरलाल नेहरू ने संविधान निर्माण हेतु वयस्क मताधिकार की बात कही। और 1936 में क्या हुआ? तो ऑल इंडिया रेडियो प्रोग्राम की शुरुआत कब हुई? 1936 में हुई। अब अगला प्रश्न है आपका, उरल के पहाड़ किस देश में स्थित है? तो यह रूस में स्थित है उरल के पहाड़ साथियों। अब देखो, उरल के पहाड़ और माउंट एल्ब्रस के पहाड़ रूस में हैं। अब रूस तो देखो, अंतरिक्ष में पहुंचने वाला प्रथम व्यक्ति था मेजर यूरी गॉगरिन। अंतरिक्ष में तैरने वाला प्रथम व्यक्ति कौन था? अलेक्सी लेनेवो। अंतरिक्ष में जाने वाली प्रथम महिला कौन थी? वेलेंटिना तेरेस्कोवा। और सबसे लंबा नदी मुहाना किस नदी का मुहाना है? तो ओब नदी का मुहाना। और ये सब कहाँ पर है साथियों? तो रूस में है। और साथियों ये जो व्यक्ति के बारे में बताया साथियों, ये सब रसिया के ही थे साथियों। देखो, सबसे बड़ा झील कौन सा है? तो कैस्पियन सागर झील जो रूस में है। सबसे गहरी झील कौन सी है? बैकाल झील, यह रूस में है। तैरता हुआ परमाणु संयंत्र स्थापित करने वाला दुनिया का पहला देश कौन है? रूस है। इंदिरा नेवी से नौसैनिक अभ्यास, इंदिरा नेवी नौसैनिक अभ्यास किस देश के बीच होता है? तो भारत और रूस के बीच होता है। रसिया, तो रूस की राजधानी क्या है? मॉस्को। और रूस के प्रेसिडेंट कौन है? व्लादिमीर पुतिन। और साथियों रूस की करेंसी क्या है? तो इसका जवाब देना है आपको कमेंट बॉक्स में। अब अगला प्रश्न है आपका, 2021 में जीएसटी संग्रह में कौन सा राज्य प्रथम स्थान पर है? तो 2021 में जीएसटी संग्रह में ओडिशा है प्रथम स्थान पर। कौन है प्रथम स्थान पर? तो ओडिशा है साथियों। तो देखो ओडिशा, साथियों ओडिशा के सबसे लंबे पुल टी सेतु का उद्घाटन कटक में हुआ है। और 2021 में जीएसटी संग्रह में साथियों कौन सा राज्य प्रथम रहा? तो ओडिशा प्रथम स्थान पर रहा। अब अगला प्रश्न है आपका, नुआखाई महोत्सव किस राज्य में मनाया जाता है? तो नुआखाई महोत्सव ओडिशा में मनाया जाता है। कहाँ? तो ओडिशा में साथियों। अब देखो साथियों, ओडिशा का गंजम जिला भारत का पहला बाल विवाह मुक्त जिला बना है। और स्मार्ट हेल्थ कार्ड वितरण योजना किसने शुरू किया? तो ओडिशा ने साथियों शुरू किया है। ओडिशा में बैंक ऑफ महाराष्ट्र ने प्रोजेक्ट बैंक सखी शुरुआत की थी।
और रसूकुलिया बीच कहाँ है, तो ओडिशा में है। गोल्डन बीच कहाँ है, ओडिशा में है। और वेंकट रायपुर साथियों कहाँ है, ओडिशा में है, जिसे सुनामी रेड घोषित किया है यूनेस्को ने घोषित किया है। तो यूनेस्को का फुल फॉर्म क्या है, यूनाइटेड नेशन एजुकेशनल साइंटिफिक एंड कल्चरल ऑर्गेनाइजेशन। और इसका हेडक्वार्टर है फ्रांस की राजधानी पेरिस में। और इसकी स्थापना कब हुई और इसके चेयरमैन कौन है, इसका जवाब देना है आपको कमेंट बॉक्स में। अब अगला प्रश्न है आपका, सड़क पर रहने वाले जानवरों के लिए भारत की पहली एम्बुलेंस सेवा की शुरुआत मद्रास उच्च न्यायालय की न्यायमूर्ति डॉक्टर अनीता सुमंत ने की थी। तो यह एम्बुलेंस सेवा की शुरुआत किस राज्य में की गई है, तो तमिलनाडु में साथियों शुरू की गई है। कहाँ शुरू की गई है, तमिलनाडु में साथियों। भारत की पहली एम्बुलेंस सेवा जानवरों के लिए शुरू की गई साथियों। तो तमिलनाडु की राजधानी क्या है, चेन्नई। तमिलनाडु के गवर्नर कौन है, आर एन रवि। और तमिलनाडु के मुख्यमंत्री कौन है, एम के स्टालिन। तमिलनाडु में राज्यसभा 18 है और लोकसभा 39 है। कुंडा परियोजना तमिलनाडु में है साथियों। मेट्टूर बांध कावेरी नदी पर स्थित है। पिल्लूर बांध भवानी रिवर पर स्थित है। और वेदांतगल अभ्यारण्य कहाँ है साथियों, तो साथियों यह तमिलनाडु में है। अब अगला प्रश्न है आपका, हाल ही में भारत का पहला ओपन एयर फ्लोटिंग थिएटर कहाँ बनाया गया है, तो जम्मू कश्मीर में बनाया गया है। कहाँ बनाया गया है, जम्मू कश्मीर में साथियों। अब जम्मू कश्मीर, तो जम्मू कश्मीर की राजधानी क्या है, श्रीनगर साथियों। और डांची ग्राम अभ्यारण्य जम्मू कश्मीर में है। किश्तवाड़ राष्ट्रीय उद्यान जम्मू कश्मीर में है। तुलबुल परियोजना झेलम रिवर पर जम्मू कश्मीर में है। पालक दुल जल विद्युत परियोजना मारूसुदर नदी पर कहाँ पर है, तो जम्मू कश्मीर में है। अब अगला प्रश्न है आपका साथियों कि राष्ट्रीय शिक्षा नीति लागू करने वाला भारत का पहला राज्य कौन है, तो राष्ट्रीय शिक्षा नीति लागू करने वाला भारत का पहला राज्य कर्नाटक है। अब साथियों कर्नाटक है तो देखो, विश्व प्रसिद्ध मैसूर दशहरा उत्सव कहाँ मनाया गया, कर्नाटक में मनाया गया। और राज्य के डिजिटल वाटर डाटा बैंक की शुरुआत कहाँ की गई है, तो साथियों यह कर्नाटक में की गई है। राष्ट्रीय शिक्षा नीति साथियों नेशनल एजुकेशन पॉलिसी 2020 को लागू करने वाला भारत का पहला राज्य कौन बना है, तो कर्नाटक बना है। चिकमंगलुरु में मसाला पार्क स्थापित किया गया है। और पर्याय महोत्सव कहाँ मनाया गया, कर्नाटक में। मट्टूर गांव भारत का एकमात्र ऐसा गांव है जहां संस्कृत बोली जाती है। और इलेक्ट्रिक बाइक टैक्सी योजना कर्नाटक ने शुरू किया। और मेकेदातु बांध कहाँ है, तो कावेरी नदी पर है, कर्नाटक में साथियों। अब अगला प्रश्न है आपका, द स्ट्रेंज इन द मिरर किसकी आत्मकथा है साथियों, तो द स्ट्रेंज इन द मिरर राकेश ओम प्रकाश मेहरा की आत्मकथा है। किसकी आत्मकथा है, तो राकेश ओम प्रकाश मेहरा की। अब देखो साथियों, द स्ट्रेंज इन द मिरर राकेश ओम प्रकाश मेहरा की आत्मकथा है। और यह भाग मिल्खा भाग, रंग दे बसंती और तूफान के डायरेक्टर है साथियों। अब देखो साथियों, आत्मकथा इंडोमिटेबल साथियों यह किसकी आत्मकथा है, तो अरुंधति भट्टाचार्य की है। विश्वनाथन आनंद की आत्मकथा का नाम क्या है, तो माइंड मास्टर है। क्या नाम है, माइंड मास्टर। विलीव है सुरेश रैना की आत्मकथा। सच कहूं तो नीना गुप्ता की आत्मकथा है। विल है विल स्मिथ की आत्मकथा का नाम क्या है, बिल। साथियों इंडोमिटेबल है अरुंधति भट्टाचार्य की आत्मकथा। किसकी, तो अरुंधति भट्टाचार्य की आत्मकथा है। अब अगला प्रश्न है आपका, अ लिटिल बॉय ऑफ इंडिया पुस्तक के लेखक कौन है, तो रस्किन बॉन्ड के द्वारा लिखा गया है अ लिटिल बॉय ऑफ इंडिया साथियों। अब देखो साथियों, अ लिटिल बॉय ऑफ इंडिया किसने लिखा है, रस्किन बॉन्ड ने लिखा है। फियरलेस गवर्नेंस किरण बेदी ने लिखा है। उड़ान एक मजदूर बच्चे की पुस्तक किसने लिखा है, तो मिथिलेश तिवारी ने लिखा है साथियों। अब अगला प्रश्न है आपका, प्रो कबड्डी लीग के 8वें सीजन का विजेता दबंग दिल्ली रहा है। तो बताएं कि इस कबड्डी लीग के पहले सीजन का विजेता कौन था साथियों, तो प्रो कबड्डी लीग के साथियों यह 8वां सीजन था जिसका विजेता था दबंग दिल्ली। तो साथियों प्रो कबड्डी लीग के साथियों पहले सीजन के विजेता कौन थे, तो पहले सीजन के विजेता कौन थे, तो जयपुर पिंक पैंथर। कौन थे, इसका आंसर डी होगा, जयपुर पिंक पैंथर साथियों। अब देखो प्रो कबड्डी लीग में अब तक के विजेताओं की सूची, तो प्रो कबड्डी लीग सीजन साथियों सीजन पहला हुआ था 2014 में, इसमें जयपुर पिंक पैंथर ने जीता। सीजन 2 2015 में हुआ था, इसमें यू मुंबा ने जीता। किसने जीता था, यू मुंबा ने। और साथियों सीजन 3 हुआ था 2016 में, पटना पायरेट्स ने जीता। सीजन 4 हुआ था 2016 में साथियों, इसमें पटना पायरेट्स ने जीता साथियों। अब देखो साथियों सीजन 5 हुआ था साथियों 2017 में, ये साथियों किसने जीता, तो पटना पायरेट्स ने जीता साथियों। सीजन 6 2018 में हुआ था, बेंगलुरु बुल्स ने जीता। सीजन 7 2019 में हुआ था, बंगाल वॉरियर ने जीता। और सीजन 8 साथियों 2021 से 22 साथियों दबंग दिल्ली ने जीता। किसने जीता, तो दबंग दिल्ली ने साथियों। अब अगला प्रश्न है आपका, हाल ही में डिजिटल सांसद नामक मोबाइल ऐप किसने लॉन्च किया साथियों, तो डिजिटल सांसद नामक मोबाइल ऐप लॉन्च किया है लोकसभा सचिवालय ने। किसने, तो लोकसभा सचिवालय ने साथियों। अब देखो 3 ऑप्शन है उसको भी क्लियर करते हैं। तो देखो साथियों पहला मैंने क्या बताया, डिजिटल संसद नामक ऐप लॉन्च किया है लोकसभा सचिवालय ने। गैर ईंधन खुदरा स्टोर हैप्पी शॉप लॉन्च किया है HPCL ने साथियों। और शिक्षा के लिए किसने,
सारथी मोबाइल ऐप लॉन्च किया है? तो सेबी ने। सिक्योरिटी एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया ने साथियों। और साथियों नेक्स्ट जनरेशन GOSET मौसम उपग्रह किससे लॉन्च किया है? GOST मौसम उपग्रह तो ये नासा ने लॉन्च किया है। नासा नेशनल एरोनॉटिक्स एंड स्पेस एडमिनिस्ट्रेशन, इसका हेडक्वार्टर कहाँ है साथियों? इसका हेडक्वार्टर है वॉशिंगटन में। और इसकी स्थापना हुई थी कब? तो 1958 में इसकी स्थापना हुई थी। और इसके साथियों चेयरमैन कौन है? तो इसका जवाब देना है कमेंट बॉक्स में आपको साथियों। अब अगला प्रश्न है आपका, निम्नलिखित में से कौन सा राष्ट्रीय उद्यान असम में स्थित नहीं है? साथियों ओरंग राष्ट्रीय उद्यान, रायमोना राष्ट्रीय उद्यान, मानस राष्ट्रीय उद्यान और ग्रेट हिमालयन राष्ट्रीय उद्यान। तो ग्रेट हिमालयन राष्ट्रीय उद्यान साथियों असम में स्थित नहीं है। यह कहाँ है साथियों? यह आपका हिमाचल प्रदेश में स्थित है साथियों। तो देखो ग्रेट हिमालयन राष्ट्रीय पार्क को 2014 में यूनेस्को के द्वारा विरासत स्थल की सूची में शामिल किया गया था। और यह कहाँ है? तो हिमाचल प्रदेश में स्थित है साथियों। अब अगला प्रश्न है आपका, हेरथ महोत्सव भगवान शिव और देवी उमा अर्थात पार्वती की शादी की सालगिरह का प्रतीक है। तो यह महोत्सव का आयोजन साथियों कहाँ किया गया है? तो इस महोत्सव का आयोजन किया गया है कहाँ पर? तो इसका आयोजन किया गया है जम्मू कश्मीर में। कहाँ किया गया है? तो जम्मू कश्मीर में इस महोत्सव का आयोजन किया गया है। अब अगला प्रश्न है आपका, वर्तमान में केंद्रीय रेल मंत्री कौन है? तो साथियों वर्तमान में केंद्रीय रेल मंत्री कौन है? तो अश्विनी वैष्णव है वर्तमान में रेल मंत्री साथियों। अब अगला प्रश्न है आपका, निम्नलिखित में भारत और म्यांमार को कौन अलग करता है? तो तुजू दर्रा साथियों भारत और म्यांमार को अलग करती है साथियों। साथियों तुजू दर्रा भारत और म्यांमार को जोड़ती है। पटकाई की पहाड़ी जो साथियों है ये भारत और म्यांमार को अलग करती है। तुजू दर्रा भारत और म्यांमार को जोड़ती है। और साथियों ये क्या करती है? तो पटकाई की पहाड़ी अलग करती है। साथियों काली नदी जो है ये भारत और नेपाल को जोड़ती है। और मन्नार की खाड़ी जो साथियों है आपका, ये मन्नार की खाड़ी भारत और श्रीलंका को अलग करती है। और काली नदी भारत और नेपाल को अलग करती है साथियों। अब देखो अगला प्रश्न साथियों आपका है, निम्नलिखित में कौन सा देश भारत से अपनी सीमा सर्वाधिक साझा करता है? तो अफगानिस्तान बांग्लादेश साथियों भारत से अपनी सीमा सर्वाधिक साझा करता है। सबसे कम साथियों अफगानिस्तान साझा करता है। कितना किलोमीटर? तो 106 किलोमीटर साथियों। कितना किलोमीटर? तो 106 किलोमीटर। अब साथियों देखो बांग्लादेश सर्वाधिक है तो कितना किलोमीटर है? 4096.7 किलोमीटर की साथियों बांग्लादेश साथियों भारत से लगा हुआ है। और बांग्लादेश की सीमा किससे लगती है? तो पश्चिम बंगाल से लगती है, असम से लगती है, मेघालय से लगती है, त्रिपुरा से लगती है और मिजोरम से लगती है। चीन की सीमा साथियों भारत से कितने किलोमीटर लगी हुई है? तो 3488 किलोमीटर लगी हुई है। और यह किस किस राज्य से लगता है? तो हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड, सिक्किम, अरुणाचल प्रदेश साथियों और एक यूनियन टेरिटरी है लद्दाख, उससे लगती है। पाकिस्तान की सीमा साथियों 3323 किलोमीटर भारत से लगती है, जो लगती है जम्मू कश्मीर से लगती है और पंजाब से लगती है, राजस्थान से लगती है, गुजरात से लगती है और किससे लगती है? तो लद्दाख से लगती है साथियों नेपाल भारत से कितना लगा हुआ है? तो 1751 किलोमीटर लगा हुआ है। और यह किस किस राज्य से लगती है सीमा इसकी? तो उत्तराखंड, उत्तर प्रदेश, बिहार, पश्चिम बंगाल और सिक्किम से साथियों नेपाल की सीमा लगती है। म्यांमार साथियों भारत से कितना किलोमीटर लगा हुआ है? तो 1643 किलोमीटर लगा हुआ है। और म्यांमार की सीमा साथियों कौन कौन भारतीय राज्य से लगती है? तो अरुणाचल प्रदेश, नागालैंड, मणिपुर और मिजोरम से साथियों। अब भूटान साथियों भारत से 699 किलोमीटर लगा हुआ है। और कौन कौन से राज्य से लगता है? तो सिक्किम से, पश्चिम बंगाल से, असम से और अरुणाचल प्रदेश से। और अफगानिस्तान की सीमा साथियों भारत से 106 किलोमीटर लगा हुआ है। और यह लगता किससे है? तो लद्दाख से साथियों लगती है अफगानिस्तान की सीमा साथियों। अब अगला प्रश्न है आपका कि क्षेत्रफल की दृष्टि से भारत किन दो देशों के बीच स्थित है साथियों? तो क्षेत्रफल की दृष्टि से साथियों भारत जो आपका है ये ऑस्ट्रेलिया और अर्जेंटीना के बीच स्थित है साथियों। देखो दोनों ऑप्शन सेम है आपका, लेकिन साथियों मैं आपको घटते क्रम में बता रहा हूँ कि घटते क्रम में साथियों भारत जो है ये ऑस्ट्रेलिया और अर्जेंटीना के बीच स्थित है साथियों। अब देखो साथियों घटते क्रम में साथियों देखते हैं कौन कौन से देश बड़े हैं, फिर छोटे हैं, फिर छोटे हैं। तो देखो क्षेत्रफल की दृष्टि से भारत विश्व का 7वां सबसे बड़ा देश है। और साथियों अवरोही क्रम मतलब साथियों घटते क्रम में, तो अवरोही क्रम में रूस सबसे बड़ा है, उसके बाद कनाडा है, उसके बाद साथियों चीन है, उसके बाद अमेरिका है, ब्राजील है, ऑस्ट्रेलिया है और 8वां सबसे बड़ा देश कौन सा है? तो अर्जेंटीना है साथियों। तो साथियों दुनिया का सबसे बड़ा देश कौन है? रूस। और दूसरे स्थान पे कौन है? कनाडा। और साथियों भारत का स्थान क्या है? 7वां। भारत के बाद कौन है? 8वें स्थान पर अर्जेंटीना। भारत से पहले साथियों 6ठे स्थान पर कौन है? तो कौन है? तो साथियों भारत से पहले है साथियों आपका ऑस्ट्रेलिया साथियों। कौन है? ऑस्ट्रेलिया।
प्रश्न है आपका, भारत के जल और स्थल की सीमा से निम्नलिखित में कौन से देश लगते हैं? तो बांग्लादेश, म्यांमार और पाकिस्तान। अर्थात साथियों ये तीनों देश भारत के जल और स्थल सीमा से लगते हैं साथियों। अब साथियों अगला प्रश्न और आपका आखिरी प्रश्न है, पौंडीचेरी का यमन जिला किस राज्य में स्थित है? तो पौंडीचेरी का यमन जिला साथियों आंध्र प्रदेश में स्थित है। कहाँ स्थित है? आंध्र प्रदेश में। और आंध्र प्रदेश को बोलते हैं अंडों की टोकरी साथियों। अब साथियों देखो, पौंडीचेरी एकमात्र ऐसा केंद्र शासित प्रदेश है जो 3 राज्यों में फैला हुआ है, जिसके अंतर्गत यमन आंध्र प्रदेश में है, कराईकल तमिलनाडु में है और माहे कहाँ पर है? तो केरल में साथियों है। तो साथियों ये था आज हमारा MTS प्रैक्टिस सेट साथियों 4। तो जानकारी साथियों कैसी लगी आपको? इसका जवाब साथियों आप कमेंट बॉक्स में अवश्य देना साथियों। जानकारी अच्छी लगी तो लाइक करी, शेयर करी और सब्सक्राइब करी। धन्यवाद।